हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है क्राइम के पॉइंट चैनल में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ये कहानी एक छोटे से गांव की छोटी सी लड़की जो कम सिन आयु 14 वर्ष की है। कहानी इतनी खौफनाक है कि इतनी कम आयु में एक लड़की एक साथ कई लड़कों से कैसे प्यार करने लगती है, मोहब्बत करने लगती है। लेकिन इस नादान लड़की की मोहब्बत का जो अंजाम होता है उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, इस घटना ने पूरे हरियाणा पुलिस को झकझोर कर रख दिया था। इस कहानी में जितनी खौफनाक है उतनी ही खौफनाक इसका अंजाम होता है। तो चलिए जानते हैं खौफनाक घटना के बारे में। शुरू करते हैं दोस्तों। कहानी है हरियाणा के सोनीपत जिला में थाना राई के एक गांव की है। आज से लगभग 5 वर्ष पहले की बात है। मध्य प्रदेश के गांव टीकमगढ़ में एक व्यक्ति गंगाराम रहता था। ये कहानी इसी गंगाराम के परिवार की है। गंगाराम की शादी एक शोभा नाम की महिला से होती है। शोभा की ये दूसरी शादी है। इसके पहले उसकी शादी किसी दूसरे व्यक्ति से हो चुकी थी जिसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसकी एक पुत्री है। शोभा के पहले पति से एक पुत्री है। वो शोभा अपनी बेटी को लेकर गंगाराम के साथ रहने लगती है। गंगाराम से शादी के बाद शोभा के 2 बच्चे होते हैं, लड़की आस्था और लड़का ऋतिक। जब 4 साल और 3 साल के होते हैं तो परिवार बड़ा हो जाता है। गंगाराम सोचता है कि अब परिवार बड़ा हो गया है, इसके पालन पोषण के लिए हमें कहीं घर से बाहर निकलना चाहिए, पैसे कमाना चाहिए जिससे बच्चों का और अपना जीवन निर्वाह हो सके। गांव में जीवन यापन के लिए पैसे की तंगी होने लगती है। वो बाहर जाने के लिए सोचते हैं जहां कुछ काम करके पैसे कमाए जा सके और गुजारा हो सके। गंगाराम और शोभा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश छोड़कर हरियाणा के सोनीपत पहुंच जाते हैं। साथ में 2 बच्चे और पति पत्नी, कुल 4 लोग आकर सोनीपत थाना राई में रहने लगते हैं। बड़ी बेटी को टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में ही दादा दादी के पास छोड़कर चले आते हैं। उसमें दादा दादी की सेवा और पढ़ाई के लिए वो उनसे कहते हैं कि तुम दादा दादी की सेवा करना और यहीं पढ़ाई करना। और ये यहाँ पानीपत चले आते हैं। सोनीपत चले आते हैं। सोनीपत में गंगाराम राजमिस्त्री का काम करने लगता है और पत्नी भी गंगाराम के साथ मजदूरी करने लगती है। परिवार की आमदनी होने लगती है। 2 साल का वक्त गुजरता है। घर का कामकाज अच्छे से चलने लगता है। पड़ोसियों से जान पहचान हो जाती है और साथ दोनों का वक्त बीतने के कारण शोभा को 2 साल का वक्त बीतने के कारण शोभा को बेटी नीतू की याद आती है। वो गंगाराम से कहती है कि हमें बेटी नीतू को यहाँ बुला लेना चाहिए। वो घर का काम संभाल लेगी, मैं बाहर मेहनत मजदूरी कर लूँगी। इस बात से गंगाराम सहमत हो जाता है और वो नीतू को रायगढ़ से सोनीपत ले आता है। ये साल है 2023 का। अब नीतू 14 वर्ष की हो चुकी थी। वो साथ रहने लगी थी और स्कूल में एडमिशन भी गंगाराम ने करवा दिया था। नीतू सुबह का नाश्ता तैयार करके स्कूल चली जाती थी और जब स्कूल से वापस आती थी तो घर का हाथ बटा लेती थी। अब परिवार के सभी लोग खुश थे। नीतू अब 7th क्लास में पहुंच गई थी। चूँकि अब अगली कक्षा में एडमिशन होना था, किताबें लेनी थी तो पैसों की ज़रूरत थी। गंगाराम की पत्नी शोभा दोपहर तक अपना काम खत्म करके पैसे लेकर घर आ जाती है। घर पर आकर देखती है कि दोनों बच्चे तो घर पर हैं पर नीतू कहीं गायब है। इसके बाद वो छत पर जाती है और देखती है कि उसकी चीखें निकल जाती हैं। भयानक दृश्य जो उसके सामने था, जो भी देखता शायद वो भी घबरा जाता। शोभा की चीखें सुनकर मकान मालिक छत पर आता है। वो भी देखता है कि नीतू औंधे मुँह छत पर बेहोश पड़ी है।
उसके पैर के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है। सभी लोग लड़की को उठाकर पास के हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर अच्छे से उसका चेकअप करते हैं और बताते हैं कि इसकी यानी नीतू की मृत्यु हो चुकी है। यह सुनकर शोभा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। गंगाराम को भी सूचना मिलती है, वो भी भागा भागा अस्पताल पहुंचता है और जैसे ही वो ये सब कुछ देखता है वो बदमाश हो जाता है। अब तो दोनों बेचारे फूट फूट कर रो रहे होते हैं। इसी बीच अस्पताल से कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है। राय थाना से पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस डॉक्टर से पूछताछ करती है। डॉक्टर बताते हैं कि हमारे पास इस लड़की को लाया गया है, बताया गया कि ये कहीं गिर गई है और बेहोश हो गई है, लेकिन जब हमने इसे चेक किया तो यह मर चुकी थी। पुलिस माता पिता से पूछने का प्रयास करती है, लेकिन कुछ भी सही जानकारी पुलिस को नहीं मिल पाती है। पुलिस जानना चाहती है कि ये सब कैसे हुआ, फिर भी कोई कुछ नहीं बताता है। तब कार्यवाही करने की बात पुलिस करती है और पोस्टमार्टम करवाने की बात कहती है। तो गंगाराम और शोभा कार्यवाही और पोस्टमार्टम करने से इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपनी बेटी खो दी है, अब हमने पोस्टमार्टम नहीं करवाना, हमें कोई कार्यवाही नहीं करनी है, अब हमें थाने के चक्कर नहीं लगाने हैं। हम लोग मेहनत मजदूरी करके कमाने खाने वाले लोग हैं, हमारे पास ये करने का वक्त नहीं है। हमारे बच्चों की परेशानियां बढ़ जाएंगी, हमारे लिए रोजी रोटी की दिक्कत हो जाएगी। नीतू के मृत शरीर की अंतिम क्रिया करने की तैयारी शुरू होने लगी थी। डॉक्टर्स ने बॉडी पैकिंग के दौरान देखा कि गले पर उसके कुछ चोट के निशान हैं। डॉक्टर को शक हुआ, डॉक्टर को मर्डर होने का शक हुआ। ये बात डॉक्टर ने पुलिस को बताई। पुलिस भी जान रही थी कि मामला जितना साधारण दिख रहा है उतना है नहीं। मीडिया भी सीधा कवरेज दिखाने लगती है। मीडिया कहती है कि लड़की के गले पर चोट के निशान हैं, इसका मर्डर हुआ है, और कहती है कि लड़की की हत्या हुई है, इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। पुलिस और डॉक्टर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। 2 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या निकल कर आती है। मामला नेचुरल डेथ से मर्डर में करवट ले लेता है। अब परिवार के लोगों से पूछताछ शुरू होती है। पुलिस मकान मालिक से पूछताछ करती है। तब मकान मालिक बताता है कि इस घर के अंदर बाहर से कोई नहीं आता जाता है, इस घर में केवल घर ही के लोगों का ही आना जाना है। जितने भी सदस्य रहते हैं उन्हीं का आना जाना है, बाहर के किसी व्यक्ति का आवागमन नहीं है। अब पुलिस को घर वालों पर शक होता है। पुलिस गंगाराम और शोभा से दूसरे तरीके से पूछताछ करती है, सख्ती से पूछताछ करती है। दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपना जुर्म स्वीकार कर लेते हैं। ये घटना को अंजाम देने की कहानी सुनाते हैं। बताते हैं कि जब नीतू टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कक्षा 6 में पढ़ती थी, तभी से उसे कक्षा के एक लड़के से प्यार हो गया था। तब वो 13 वर्ष की थी। ये जानकारी दादा दादी को नहीं थी। नीतू जब सोनीपत आती है तो अपना प्रेम प्रसंग जारी रखती है। वो छुप छुप कर लड़कों से बातें करती है। जब गंगाराम और शोभा काम पर चले जाते हैं, वह स्कूल से आने के बाद दिन भर फ़ोन पर बात करती रहती थी। लेकिन अचानक से नीतू की माँ एक दिन देखती है कि नीतू किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। इसके पास मोबाइल कहाँ से आया? शोभा को देखते ही नीतू फ़ोन छुपा लेती है। ये सब देखकर शोभा नीतू को बहुत मारती पीटती है और समझाती है कि बेटा अभी तुम 13 वर्ष की हो, ये सब ठीक नहीं है। इस बात पर वो नीतू सहमत हो जाती है, मान जाती है। कहती है माँ मैं अब ऐसा नहीं करूँगी। नीतू अगले दिन वॉशरूम में छुपकर किसी दूसरे लड़के से फिर से बात कर रही होती है। कभी छत पर जाकर बात करती है। अब शोभा उसे फिर से पकड़ लेती है। नीतू अपनी की बात को नज़रअंदाज करती है, अपनी माँ की बात को नज़रअंदाज करती है। वो लगातार लड़कों से बात करती है। अब शोभा को लगने लगा कि इस बात को छुपाने से काम नहीं चलने वाला। उसने ये बात अपने पति गंगाराम को बताई। गंगाराम ये बात सुनकर नीतू को बहुत डांटता है। नीतू गंगाराम की बात को गलत समझती है। गंगाराम से कहती है कि तुम मेरे कौन सगे पापा हो, तुम मुझे नहीं रोक सकते।
बहुत समझाने के बाद भी नीतू बात नहीं मानती है और वह अब घर के सभी लोगों के बीच में बात करती रहती है। एक दिन रात का भोजन करते समय सभी लोग बैठे एक साथ भोजन कर रहे थे, तभी नीतू किसी लड़के से बात करने लगी थी। गंगाराम को इस बात पे बहुत बुरा लगा, ये देखकर बहुत बुरा लगा। गंगाराम के लाख डांटने पर भी नीतू बात करना बंद नहीं करती है। गंगाराम को लगा कि ये बात हाथ से निकल चुकी है, अब कुछ करना पड़ेगा। वो एक खौफनाक प्लान बनाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मौत हत्या न लगे, इस तरीके से वो अंजाम देने का योजना बनाते हैं। अगले दिन सुबह 4 बजे लड़की अपने कमरे में सो रही होती है। गंगाराम और नीतू, गंगाराम और शोभा नीतू के दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। माँ उसकी, नीतू की माँ उसके सीने पर बैठ जाती है और बेरहमी से नीतू की माँ नीतू का गला दबाती है। कुछ देर बाद नीतू की मौत हो जाती है। मौत के बाद गंगाराम और शोभा लाश को छत पर ले जाकर डाल देते हैं, लौटकर सो जाते हैं। सुबह रोज की तरह उठकर दैनिक क्रिया करते हैं और अपने काम पर चले जाते हैं। काम करते समय शोभा गंगाराम से कहती है, पैसे दो, नीतू को किताब लेना है। पैसे लेकर शोभा मकान मालिक के सामने घर पर आती है ताकि किसी को भी शक न हो। वो घर पर आकर नीतू की लाश देखकर चिल्लाने लगती है, जैसा कि कहानी में पीछे कभी आप लोगों ने सुना। पुलिस ये सब घटनाक्रम सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। पूरा मामला न्यायालय में चला जाता है। तो दोस्तों, यह है आज की सच्ची कहानी। आपको क्या लगता है, इस मसले को किसी और तरीके से भी नहीं हल किया जा सकता था? कृपया कमेंट में लिखें और अपना सुझाव दें। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।